Hello students, good morning. I am Yadavra Rathod. I am teach in school SG Barvinagar Municipal Secondary School, Ghatopar West. Today we are going to this poem. Poem name is Coromandel Fisher. This poem written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a leader of Indian Congress, National Congress. This poem is very interesting and it is important also. This poem, written to 1926 Sarojini Naidu. Rabindranath Tagore said to Sarojini Naidu, Nightingale of India. She was born 13th February 1879 and he go away to death 2nd March 1949. He is born in Hyderabad in Tamil Hindu family. हम आज जो पोयम देख रहे हैं वो कविता राष्ट्रीय कांग्रेस में जिन्होंने अपना योगदान दिया है महात्मा गांधी के साथ और स्वातंत्र्य संग्राम में भी जिन्होंने योगदान दिया है उन्होंने ये कविता लिखी है कोरोमंडल फिशर। अब हमें जानना है कि कोरोमंडल क्या है। कोरोमंडल मीन्स साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, जो कि हमें यहाँ पर सामने जो पीपीटी है वहां पर जो भारत का जो पूर्व और पश्चिमी देता है वो मैं तुम्हें मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसे हम कोरोमंडल कहते हैं और फिशर यानी कि जो हम जिसे मछुआरे कहते हैं, जो वहां पर मछुआरे मछलियां अपने जाल में लेते हैं, नेट में लेते हैं, उनके बारे में हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं, इस पोयम को पढ़ने वाले हैं। दिस पोयम अंडर होल 3 stanzas and 12 lines in this poem. We start the first stanza of the poem. Rise, brother, rise. The weakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night.
Come, let us gather our nets from the shore and set our catamaran free. The capture the leaping waves of the tide, for we are the king of the sea. We are rise, brother, rise. Rise, brother, rise means brother means fisherman. Rise means awake. In Hindi we call it उठो. हिंदी rise यानी उठो. Brother यानी fisherman. Sarojini Naidu said to fishermen, rise, brothers, rise. The beginning sky spread to the morning light. पहली पंक्ति में सरोजिनी नायडू ने कहा है, उठो भाइयों उठो, मछुआरे भाइयों उठो, आसमान में पूरी रोशनी छा गई है और जो आसमान जग गया है और वो प्रार्थना कर रहा है. आसमान प्रार्थना कर रहा है. अभी देखो यहाँ पर इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन से अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर चेतना दिखाई गई है, चेतना दिखाई गई है. विकेनिंग स्काई, आसमान को यहाँ पर जिंदा दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है. सेकंड लाइन, द विंड लाइज asleep in the arm of the down like a child that is cried all night. The wind lies asleep in the arm. हवा, wind sleep now, and in the arm, and down like the child, wind like to child. इस पंक्ति में कवित्री सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया है कि जो हवा सो गई है, हवा सो गई है, और यहाँ पर लाई का मतलब है झूठी हवा, ऐसे भी हम कह सकते हैं. और वो गोद में सो गई है हवा. कैसे सोई है? जैसे कि छोटा बेबी, छोटा बच्चा रात भर चिल्ला कर, ऑल नाइट क्राइड, ऑल नाइट, रात भर चिल्ला कर जैसे अपनी माँ के गोद में सोता है, उसी तरह सुबह के समय मॉर्निंग में वो हवा चिल्ला कर सो गई है. थर्ड लाइन, कम let us gather our net from the shore and set your catamaran free. Catamaran means boat, जिसे हम लोग सेलिंग बोट कह सकते हैं, सीड वाली नौका या सीड वाली जहाज. शोर यानी कि किनारा, जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं, समुद्र तट कह सकते हैं. कम लेट्स टुगेदर, कम टुगेदर, कलेक्ट योर नेट्स फ्रॉम द shore and sit your boats are free. Boats are free. कवित्री सरोजिनी नायडू ने कहा है, चलो चलो हमें क्या करना है, अपना जो सामान है, उन सामानों को, जो नौका है, नौका में
रखना है, जो तुम्हारे जाल वगैरह वगैरह है, और जो किनारे पर जो नौकाएं खड़ी है, समुद्र के तट पर जो नौकाएं होती है, उन नौकाओं को कोली समाज द्वारा, जो फिशरमैन होते हैं उनके द्वारा रात में बंधा हुआ होता है तट पर। तो उसे कवित्री ने कहा है कि उन्हें फ्री करो, उन्हें छोड़ो। और फोर्थ लाइन, टू कैप्चर द लेपिंग वेल, टू कैप्चर, कैप्चर यानी हमें क्या करना है, उसे समेटना है। कैप्चर यानी समेटना है। वेल्थ, उछलने वाली संपत्ति। लिपिंग वेल का मतलब उछलने वाली संपत्ति। जो उछलने वाली संपत्ति है उसे इकट्ठा करना है। और उसके बाद, फॉर वी आर द किंग ऑफ द सी। और तुम, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उन्हें कवित्री ने कहा है कि आप इस समुद्र के, इस सागर के राजा हो। इसलिए ये जो उछलने वाली संपत्ति है या धन है, दौलत है, इस दौलत को आपको समेटना है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हो। आप यहाँ के राजा हो, इसलिए आपको यहाँ की जो दौलत है उसे समेटना है, इकट्ठा करना है। सेकंड स्टांजा, नो लॉन्गर डिले, नो लॉन्गर डिले, लेट अस cushion away in the track of the seagull call. No longer, don't let us hasten, let us hasten, don't let away in the track. Track means path. Track means path. In Hindi we call it rasta, road, track of the sea, seagull call. देरी नहीं करना है, हमें देर नहीं करना है, देर नहीं करना है। हमें जल्दी से जल्दी, जो सीगल नामक, जो हम उसे जंगली बगुला, अपना समुद्री बगुला कह सकते हैं, सॉरी, समुद्री जो बगुला होता है, जो मछलियों पर अपनी उपजीविका करता है, जो मछलियों पर अपना पूरा जीवन तय करता है, जहां पर वो होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा मछलियां होती है। इसीलिए कवित्री ने कहा है, ट्रैक ऑफ द सीगल कॉल, जहां पर हमें 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 उस सीगल का, उस समुद्री बगुले का पीछा करना है तुम्हें। इसलिए वो जो बगुले हैं, वो जो सीगल है, वो अभी पुकार रहे हैं, इसलिए उन्हें, उनके पीछे हमें जाना है। The sea is our mother. The sea is our mother. The cloud is our brother. The wave are out our comrade all. The sea is our mother. समुद्र देवता अपनी माता है, बादल अपने भाई है, और उसी प्रकार से वेव, जिसे हम लोग लहर कह सकते हैं, लहर कॉमरेड है, साथी है। कॉमरेड यानी साथी। अब यहाँ पर
देखा जाए तो सी इज अवर मदर, कवित्री ने सी इज योर मदर क्यों कहा है? क्योंकि माता बच्चों को, मदर फीड टू हर चाइल्ड, माता अपने बच्चों को अनाज देती है, इसलिए सी इज अवर मदर, ऐसे पोएट कवित्री सरोजिनी नायडू ने कहा है। द क्लाउड इज अवर ब्रदर, अब जो बादल है, बादलों को कवित्री ने भाई कहा गया है कि जो मछुआरे हैं, मछुआरों के भाई कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जो क्लाउड होते हैं, वो क्लाउड आसमान में जब होते हैं तब जो नेचर में जो हलचल होती है, वो हलचल उन मछुआरे भाइयों को समझ में आ जाता है, इसलिए ब्रदर ऐसा कॉमरेड कहा है। जो लहरें हैं, वेव्स आर अवर कॉमरेड ऑल, जो लहरें हैं उनको साथी कहा गया है, क्योंकि हम जब समुद्र तट पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखते हैं, तब उस समुद्र के साइलेंट पानी पर हमें लहरें दिखाई देती है, इसलिए लहरों को साथी या दोस्त ऐसा कवित्री ने कहा है। नेक्स्ट लाइन, what through we toss at the fall of the sun, what through we toss at the fall of the sun, pain the hand of the sea, he got drive. What do, sorry, what do we toss all the fall of the sun? अब यहाँ पर ऐसा है कि जब शाम हो जाती है, जब शाम होने आती है, सूरज ढलने आता है, तब इन मछुआरों भाइयों के पास समस्या खड़ी हो जाती है। जब समस्या खड़ी होती है, सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है, वहां पर घबराना नहीं है, उस समय घबराना नहीं है। क्यों? फेन द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव, उस समय जो सागर देवता है, उस समय जो सागर देवता है, वो रखवाली करने वाला है कि जो फिशरमैन जो है, उनकी रखवाली सागर देवता करने वाला। सेकंड लाइन, he who holds the storm by the hair will hide in the breast of our land. He holds the storm by the hair, वह, he means God, he means God who holds the storm by the hair. ही यानी कि सागर देवता को कहा है, ही कवित्री ने ही यानी सागर देवता को। सागर देवता क्या करेगा? ये जो बादल है, ये जो तूफान है, तूफान, उस तूफान को के जो बाल है, उस समुद्र देवता के पास जकड़े हुए हैं, इसलिए विल हाइड हिज द ब्रेव, इसलिए भगवान ने इन मछुआरों को आपने गोद में, अपने सीने में समाया हुआ है, इसलिए जो मछुआरे हैं,
मीन है, इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस सेकंड दूसरे दूसरे तांझा में से कवित्री सरोजिनी नायडू ने कहा है। अभी देखते हैं थर्ड तांझा एंड लास्ट तांझा। स्वीट इज द शार्ट, sweet is the shade of the coconut blade and the scent of the mango grove. स्वीट मतलब मीठा, शेड मतलब छाया, कोकोनट यानी कि जिसे हम लोग नारियल, जहां पर टेढ़ी नहीं है, ऐसी जैसे कि समुद्र तट का किनारा ऐसे बोल सकते हैं, रेत का खुला मैदान भी बोल सकते हैं हम लोग, कोकोनट ब्लैक, जहां पर कोकोनट के पेड़ नहीं है। एंड सी सेंट ऑफ द मैंगो व्यू, मैंगो व्यू का मतलब है जो कि हम उसे आमराई बोल सकते हैं, आम के जो ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पर मैंगो व्यू ऐसा बोलते हैं, जो कि पेड़ों का झुंड। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ब्लैक। अब ये जो छाया होती है वो बहुत मीठी होती है, अच्छी होती है, किसी को भी धूप में छांव पसंद होती है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो भी, और जो आम का जो गंध है, आम का गंध भी पसंद है, अच्छा है, मीठा है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि आम का जो गंध है वो भी पसंद है, अच्छा लगता है, और जो नारियल के पेड़ नहीं होते हुए भी जो नारियल की छांव होती है वो भी अच्छी लगती है, अच्छी भाती है। सेकंड लाइन, एंड स्वीट आर हिज सेंट, एंड स्वीट आर द सेंट एट द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वाइस वी लव। और क्या भाता है, कवित्री ने कहा है, और भाता है क्या, रेत, जो समुद्र तट पर रेत होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन कब, ओ द मून विद द साउंड, जब जब समुद्र तट पर रेत होती है और पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उस समय जो चंद्रमा होता है पूरा, देखो हम हमें जो स्लाइड है हमारे पीछे वो दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से पूर्णिमा की रात में जो रेत रेत भरा मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा, और वहां पर पानी की लहरों की भी आवाज, और वो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कवित्री ने कहा है। थर्ड लाइन है, बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द से एंड द डांस ऑफ द वाइट थॉम ली, वाइट थॉम ली, वाइट वाइट का मतलब जंगली होता है, हम यानी कि जो हम इसे ठेस कहते हैं, कि जो उसे हम अम, जैसे कि फोम फोम कहते हैं, फोम फोम यानी फेम फेम, जैसे कि हम जब जो निरमा होता है ना ऐसे बाल्टी में डाल के ये करते हैं, वैसे फेम। बट स्वीट ओ ब्रदर, स्वीटर ओ ब्रदर, सॉरी, बट स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे यानी फुआरा, हम तो उसे फाउंटेन नहीं कह सकते, फुआरा। एंड द डांस ऑफ द वाइट फोम ग्ली। अब ग्ली का मतलब है हम उसे
उल्लास, हर्ष, हर्ष उल्लास कह सकते हैं। जैसे कि पानी में जब फेम आता है तब वो हर्ष भरा होता है, उस प्रकार से कवित्री ने ये जो आखिरी की 2 लाइन है, ऊपर की जो 2 लाइन है, थर्ड स्टांजा की जो 2 लाइन है, उसमें अलग, वो उससे भी, उस जो 2 लाइन में हमने मीनिंग बताया है उससे भी अच्छा, बट पीटर ओ ब्रदर, मछुआरे भाइयों को कहा है कि उससे भी अच्छा क्या पसंद है, किस ऑफ द स्पे, किस ऑफ द स्पे, जो फुहारा होता है, फुहार होता है, उसका जो हम किसको, किस सबको पता है, किस द स्पे एंड द डांस ऑफ द वाइट फॉर्म की, जो स्प्रे का किस किस होता है, वो जैसे कि नाच नाचने जैसा ऐसा स्प्रे होता है, वो मुझे बहुत भाता है, ऐसा कवि ने उन उन फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे भाई है उन्हें कहा है। रो ब्रदर रो, फोर्थ लाइन, लास्ट लाइन, दिस लाइन इज a 12th line in poem. Row brother row to the edge of the herd, where the low sky meets with the sea. Row brother row. Row means नाव की सैर, to the edge of the herd, where the low sky meets with the sea. वर्ष का मतलब होता है सीमा, एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब होता है किनारा। तो कवित्री ने आखिरी लाइन में कहा है रो ब्रदर, क्या करना है, तुम्हारी जो नौकाएं हैं, वो नौकाएं, मछुआरे भाइयों, तुम्हारी जो नौकाएं है, उन नौकाओं को किनारे, तट पर लेके जाना है, किनारे पर लेके जाना है। और उसके बाद वियर द लो स्काई मैच ऑफ द सी, और उसके बाद तुम्हें ये करना है कि जहां पर समुंदर और आसमान जहां पर जुटे हुए होते हैं, जो एक दिखाई देता है, और जहां पर चंद्रमा या सूरज डूबते हैं, वहां पर, जिसे हम लोग क्षितिज कहते हैं, वहां पर हमें हमारी जो नौकाएं है वहां पर लेके जाना है। मुझे लगता है कि जो पोयम है तुम्हें समझ में आई, इसलिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी stanzas in the poem? How many stanzas in the poem? How many stanzas in the poem? गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग बेटा। सर मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बोल बेटा बोल। हाउ मेनी stanzas in, हेलो बेटा। हाँ सर। इस क्वेश्चन का आंसर देना है हाउ मेनी stanzas ओके सर। द, हाँ इन द पोयम। दे सर मैं बताऊं अभी? हाँ बता बोल।
There are 3 stanzas in the poem. ओके बेटा। बेटा टांझास का अर्थ क्या होता है बेटा, मीनिंग क्या होता है टांझास? सर उसका मीनिंग होता है सेंटेंस, पंक्तियां, पंक्ति। हाँ वो ठीक है बेटा, उसको अर्थ मीनिंग होता है पंक्तियां, बराबर। हाँ सर, हाँ सर। दोहाई दोहाई कर सकते हैं हम लोग। अच्छा गुड बेटा, फाइन, मस्त। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स इन द पोयम, डियर इन द पोयम, हाउ मेनी लाइन्स आर डियर पोयम? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाउ मेनी लाइन्स आर डियर इन द पोयम? यस, हेलो। हाँ यस, थर्ड। सर हेलो, मैं आंसर दूं? हाँ हाँ यस सर, यस, आवाज आ रही है? हाँ बेटा आवाज आ रही है, बोल। 13 lines are there in the poem. हाउ मेनी लाइन? 13 lines. 13? नहीं सर, एक मिनट। 13 लाइन? नो बेटा, ओके, आपने कोशिश की वो बहुत अच्छी है, लेकिन इस लाइन में मैंने 24 lines सर। हेलो हेलो। सुन सुन, मैं बताता हूँ, नहीं गलत है बेटा, मैं बताता हूँ तुझे, मैं समझाता हूँ। मैंने जो पहला टांझा पढ़ाया उसमें कहा कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, क्योंकि हमें तो वक्त जो कोर्स बुक है अपना, जो किताब है, उसमें तो लाइनें ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन कवित्री के हिसाब से, सरोजिनी नायडू के हिसाब से वो जो लाइन है, पर टांझाज आर 4 लाइन एंड इंक्लूड, क्या बोलते हैं वो 3 टांझाज है, 3 टांझाज की लाइनें होती है 12। ओके बेटा, ओके ठीक है, सर। ओके। कोशिश की, बहुत अच्छा है बेटा, गुड, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? हेलो हेलो, टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक में, अपनी जो पेज नंबर 67 पर, व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रेफर टू, राइट इन द वर्ड और फ्रेज? लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड डैश, लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड डैश, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो रिक्त स्थान में है वहां पर क्या आएगा वो कहना है, खाली एक शब्द। ओके सर। ओके, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बता बेटा बता। सर द लिपिंग वेल्थ, वाइल्ड का आएगा चाइल्ड। हाँ सर द वाइल्ड का आएगा चाइल्ड। नहीं बेटा, तुझे मैंने खाली एक पूछा है, लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, इसके सामने जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा? जो कि मैंने पहले बताया कि लिपिंग वेल्थ का मतलब है उछलने वाली संपत्ति या धन, उछलने वाला धन ऑफ द टाइड। कविता में उसका आंसर है बेटा। पहले टांझा की 4th लाइन, चौथी लाइन में है, उसका उत्तर है।
मछुआरों की संपत्ति क्या है बेटा? जो मछुआरे होते हैं उनकी संपत्ति क्या है, उनका धन क्या है, उछलने वाला धन क्या है, समुद्र में उछलने वाला धन क्या था? तो वहां पर आएगा फिश। जो फिशरमैन जो है, जो मछलियों की शिकार करते हैं, उनका धन ही फिश है, उनकी जो रोजी रोटी है फिश है, मछलियां है। सेकंड, जो बी वाला ऑप्शन देखो, किंग ऑफ सी, किंग ऑफ सी, समुद्र का राजा कौन है? सर सी। समुद्र का राजा कौन है? किंग ऑफ सी। बताओ बताओ, बहुत सारे ऊपर हाथ है, बताओ। सर सी। नहीं बेटा, समुद्र का राजा फिशरमैन है, मछुआरा है समुद्र का राजा। ओके ठीक, गुड बेटा। सी वाला ऑप्शन, एट द फॉल ऑफ द सन, एट द फॉल ऑफ द सन। कौन बताएगा? एट द फॉल ऑफ द सन। मैं बताता हूँ, एट द फॉल ऑफ सन का मतलब होता है सनसेट। एट द फॉल ऑफ द सन, फॉल यानी सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है, सनसेट। और सनराइज यानी उगना, ढलना, उगना, सूरज ढल रहा है, ऐसा अर्थ होता है एट द सनसेट। अब उसके बाद है क्वेश्चन डी का ऑप्शन है, द एज ऑफ द हर्ज। आखिरी की लाइन में है इसका उत्तर, द एज ऑफ द हर्ज। हेलो, कोई बताएगा क्या? द एज ऑफ द वर्ड, इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कविता पढ़ाते, पोयम पढ़ाते समय, क्षितिज, क्षितिज जो, जिसे हम लोग हरिझाइन कहते हैं, हरिझाइन कहते हैं क्षितिज। इसमें क्षितिज आता है बेटा, क्षितिज से हरिझाइन कहते हैं, क्षितिज आता है, हरिझाइन आता है, हरिझाइन शब्द यहाँ पर आता है। ओके ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कविता में जो हम लोगों ने राइम स्कीम आपको पता होगा, तो भी हम राइम स्कीम, इसमें तुक की योजना कैसे होती है ये देखते हैं। हमें पहले एक काम करना है और तुम मुझे बताओगे, हम योजना करेंगे। पहली लाइन है, पहली लाइन का जो आखिरी शब्द है वो है लाइट, दूसरी लाइन का नाइट है, तीसरी लाइन का सी है, चौथी लाइन का सी है। अब जो फर्स्ट स्थान रहा है इसका ही हम देखेंगे, इसमें तुक की योजना कैसे होगी, कोई बताएगा? तुक की योजना कैसे होगी, कोई बताएगा? नेहा कोरी,
हेलो, तो इसमें मैं बताता हूँ, इसमें तुक की योजना होगी। हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हम जब तुक की योजना करते हैं तब ABC, ये जो 3 अल्फाबेट है, उन स्मॉल अल्फाबेट के हिसाब से हम तुक की योजना करते हैं, जिनका प्रणन सेम निकलता है, यानी कि हम ए से शुरुआत करते हैं, सेम प्रणन है तो दूसरी भी लाइन को, दूसरे ही राइमिंग वर्ड को हम वही देते हैं, और जहां पर हमारा प्रणन यानी कि उच्चारण बदलता है, वहां पर हम अगली अल्फाबेट देते हैं। उसी प्रकार से ये जो पहला टांजा है, इसमें लाइट जो हमारी टंग होती है उसकी जो अपर टिप पर टकराती है, इसलिए ये आता है नाइट। आखिरी में नाइट का ही उच्चार होता है, इसलिए दूसरा जो राइमिंग वर्ड है उसका भी जो तुक की योजना है ये आता है। तीसरा जो राइमिंग वर्ड है वो है थ्री, इसलिए यहाँ पर जो प्रणन है, जो उच्चारण है वो बदल गया है, इसलिए यहाँ पर B। और उसके बाद जो चौथी लाइन का, पहले टांधा की चौथी लाइन का C, जैसे कि फी ऐसा आता है आखिरी में, उसके लिए भी। तो हमने पहला टांधा जो देखा है इसमें ये BB ऐसी राइम स्कीम हमने तैयार की है, ये BB ऐसी राइम स्कीम तैयार हुई है। उसी प्रकार से फॉल, ऑल, ड्राइव, हमने आज जो हमारी किताब है इसमें से जो 3.1 माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का जो 3.1 की जो पोयम है कोरोमंडल फिशर, जिस पोयम को सरोजिनी नायडू ने लिखा है, उस पोयम की पढ़ाई हमने की है, और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मैं रुकता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ।